नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टेटस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम आज की क्लास में चर्चा करेंगे उस पर, जो आपके एसएसजीडी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने एसएसजीडी की दृष्टि से भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी क्वेश्चन की मैराथन क्लासें ली है, जिनमें अभी तक एसएसजीडी के एग्जाम चल रहे हैं। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। तो एग्जाम से पहले आप इस क्लास को एक बार जरूर देख कर जाना, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद लोक सेवा संबंधित है। आपके सामने क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो आपके मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो आपके जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का बारे में चर्चित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315 से लेकर 323। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेखित है। संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, जिसमें आपके संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उसका प्रावधान किए गए हैं। यदि बात की जाए संविधान के कौन से भाग के अंदर, संविधान के भाग 14। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान के कौन से भाग के अंदर आपके यूपीसी या आरपीसी का उल्लेख है, तो संविधान का भाग 14 और 300 अनुच्छेद 315 में उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य एक मतलब केंद्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है और राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की बात की है अनुच्छेद 315। तो इसका आंसर हो जाएगा 315 से लेकर 323 तक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन की सूचियों का प्रावधान किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य आपके कितनी मतलब जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था वो कितनी आपके सूचियों के अंदर किया गया था? तो 3 सूचियों के अंदर। कितनी सूचियों के अंदर? 3 सूचियों के अंदर। कौन कौन सूची आपके? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी? इस पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। तो बात कर ले कि आपके ध्यान रखना कि आपके शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा संबंधी कौन सी अनुसूची है वर्तमान में संविधान के अंदर? बंटवारा आपके 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची के अंदर वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सूचियां। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना इनके बारे में। अगला क्वेश्चन, 66वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो हम पिछली क्लास के अंदर देखे थे कि मौलिक कर्तव्य, तो आपके यदि पूछ ले कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे मूल संविधान के अंदर, तो मूल संविधान के अंदर पूछ ले आपके मौलिक कर्तव्य सुनिए, मतलब आपके जिस समय आपके संविधान बनाया गया था उस समय आपके मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को उसमें शामिल नहीं किया गया था, उसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कितने जोड़े गए थे आपके मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी के सिफारिश पर आपके कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में कितने? यदि बात कर ले आपके कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 66वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें किस बात का उल्लेख है? इसमें आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क
व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। तो क्वेश्चन है कि आपके जो 66वें संविधान संशोधन के तहत आपके संविधान के अंदर जो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 2002 के अंदर। वापस देखना कि आपके मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य कितने थे, बात कर ले तो सुनिए। कब जोड़ा गया था इनको? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। कितने जोड़े गए थे उस समय? 10। कौन सी कमेटी के सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 11वां कौन सा है? 11 कब जोड़ा गया था? 66वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया है। वो कौन सा आपका मूल कर्तव्य है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? मतलब आपके सामने क्वेश्चन है कि जो आपके मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, वो किस वर्ष जोड़े गए थे भारतीय संविधान के अंदर? तो पहली बात, आपके मौलिक कर्तव्य कौन से देश से हमने ग्रहण कर रखे हैं? तो रूस देश से हमने इसको, रूस देश के संविधान से इसको हमने ग्रहण किया। इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित रख सकता है? मतलब राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी पारित विधेयक होता है उसको राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 में वर्णित है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? क्वेश्चन है कि आपके सामने दे रखा है कि कौन सी आपके राज्यपाल की शक्तियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान। ऑप्शन नंबर 2 है राज्य विधानमंडल को भंग करना। ऑप्शन नंबर 3 है राज्य विधानमंडल को स्थगित करना। और ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने विधानमंडल को बुलाना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपका ध्यान रखना, जो एक ऑप्शन है इसमें जो राज्यपाल की शक्तियों में शामिल नहीं है, तो आपके राज्यपाल की शक्तियों में कौन शामिल नहीं है? विधानमंडल को स्थगित करना। क्यों? कौन सी आपके राज्यपाल की जो शक्तियों में शामिल नहीं है? वो विधानमंडल को स्थगित करना। स्थगित करने का मतलब है कुछ समय के लिए विधानमंडल को आगे बढ़ाना, उसकी अवधि को। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 की बात करते हैं तो उसमें राज्यपाल के पास 3 शक्तियां हैं। विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, विधानसभा के सत्र मतलब बैठक, सत्र या बैठक को बुला सकता है। दूसरा, सत्र को समाप्त कर सकता है, सत्र को समाप्त। और तीसरा है विधानसभा भंग, विधानसभा को भंग या विघटित करने का अधिकार दे रखा है, विघटित। तो अनुच्छेद 174 की बात करते हैं तो उसमें आपके राज्यपाल को मतलब अधिकार दे रखे हैं कि विधानसभा, कोई भी विधानसभा की बैठक बुलाना हो तो वो आपका अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। उस विधानसभा की बैठक को समाप्त करना हो, ये भी आपके राज्यपाल का अधिकार है। और तीसरा, विधानसभा को भंग करना या विघटित करना। और आपके विधानमंडल को स्थगित करने का जो अधिकार है ये आपके विधानसभा अध्यक्ष को, किसको है? विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विधानमंडल के अंदर जब कभी भी विपक्ष द्वारा जो विरोध होता है
तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष के पास शक्ति होती है कि वो कुछ समय के लिए विधानमंडल की जो बैठक होती है या सत्र होता है, वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसको स्थगित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है? आपके विधानसभा के अध्यक्ष के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल का ना होकर किसका? आपका विधानसभा के अध्यक्ष का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का गारंटी देता है? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इसमें आपके कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंदर आपके कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। मतलब कानून सबके लिए एक है और कानून के सामने सब एक है। मतलब आपके कानून के लिए मतलब जाति, धर्म, भेदभाव के आधार पर कानून के मतलब किसी के साथ मतलब आपका अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो कानून के समक्ष समानता को उल्लेख अनुच्छेद 14 के अंदर। अनुच्छेद 16 के अंदर आपके रोजगार के मामले में अवसर की समानता, रोजगार के मामले में अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 के अंदर है। अनुच्छेद 14 के अंदर कानून की समानता और अनुच्छेद 17 के अंदर है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 17 के अंदर। और अनुच्छेद 15 के अंदर है जाति, धर्म, लिंग, जन्म वे मूल वंश के आधार पर भेदभाव निषेध, भेदभाव निषेध। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य की कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? मतलब जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका का भाग नहीं है, तो आपके मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्यपाल, ये आपके तीनों जो राज्य की कार्यपालिका है उसके भाग है। जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपके राज्य की कार्यपालिका के अंदर शामिल नहीं है या इसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य की कार्यपालिका कौन कौन से भाग होता है आपके? राज्य की कार्यपालिका भाग मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद हो गई आपके, राज्यपाल या महाधिवक्ता, ये सारे आपके राज्य की कार्यपालिका भाग होते हैं। तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंदर आपके उल्लेख है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। कौन से अनुच्छेद के अंदर समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 के अंदर। और ये आपके ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता है कौन से राज्यों के अंदर लागू कर रखे? आपके आजादी से पहले या स्वतंत्रता से पूर्व आपके गोवा राज्य के अंदर ध्यान रखना आपके समान नागरिक संहिता लागू थी। और वर्तमान के अंदर आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर भी आपका समान नागरिक संहिता लागू है। वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 2 राज्य है, पहला गोवा और दूसरा उत्तराखंड, जिसमें आपके समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 48 के अंदर वो है आपके कृषि व पशुपालन। अनुच्छेद 46 के अंदर SC ST के आर्थिक व शैक्षिक कल्याण का उल्लेख है। अनुच्छेद 42 के अंदर काम की मानवोचित दशा उपलब्ध करवाना, मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44।
अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद अधिकतम सदस्यीय संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की निर्धारित की गई है। मतलब आपके जो विधान परिषद है, विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सीटों का, विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3। और न्यूनतम की बात की जाए कि विधान परिषद में न्यूनतम आपके सदस्य कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 40 हो सकते हैं। 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो आपके विधान परिषद है, तो विधान परिषद के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य संबंधित राज्य की जो कुल विधानसभा सीट है उसका 1/3 मतलब 1/3। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का उल्लेख है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 169 के अंदर, इसका उल्लेख कहां पर है? संविधान के अनुच्छेद 169। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। मतलब विधान परिषद के अंदर आपकी अधिकतम संख्या की बात की जाए तो विधानसभा की कुल सीटों का कितना हो सकता है? 1/3 हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? मतलब कौन सी संस्था है, यदि किसी राज्य का नाम बदलना हो और उस राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो ये सारे अधिकार किसके पास है? तो ये सारे अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में संसद किसी भी राज्य का नाम वे सीमा बदल सकती है। तो ये अधिकार किसके पास है? वो आपके संसद के पास। और संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 3 के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित किसके संदर्भ में उल्लेखित किया गया है? मतलब भारतीय संविधान की बात की जाए तो कुल कितने भाग है भारतीय संविधान के अंदर? कुल भाग 22 भाग है। 22 भाग में से आपका भाग 4, संविधान का भाग 4 है, वो नीति निर्देशक तत्वों संबंधी किनसे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व संबंधित है। किन संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व हमने कौन से देश से हमने ग्रहण कर रखे हैं? क्वेश्चन पूछ ले, हमने नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से हमने लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया। कहां से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से हमने इसको एडॉप्ट किया है। और संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और इनका मूल उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक व आर्थिक कल्याण, सामाजिक व आर्थिक कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या हो जाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और आपके नागरिकता भाग 2 के अंदर है। संविधान कौन से? भाग 2 के अंदर आपके नागरिकता के बारे में। और मौलिक अधिकार ये संविधान के भाग 3 के अंदर है। भाग 3 के अंदर है, भाग 3 के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत के नागरिकों को वर्तमान के अंदर आपके 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान कर रखे हैं। कोई क्वेश्चन पूछ ले मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान के अंदर आपके 0 आपके या 0 मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान से 1976 को जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है आपके कि राज्य की जो विधानसभा होती है किसकी अनुमति के बिना आप धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है?
तो धन विधायक। कौन सा विधायक? धन विधायक। तो धन विधायक की जो प्रक्रिया है, धन विधायक हमेशा कहां प्रस्तुत किया जाता है? धन विधायक हमेशा आपके विधानसभा कहां प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा के अंदर। और केंद्र में बात की जाए तो कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा के अंदर। और धन विधायक किसकी अनुमति से आप विधानसभा में लाया जा सकता है? राज्यपाल। किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। और केंद्र सरकार में बात की जाए तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आपके धन विधायक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और विधानसभा में किसकी अनुमति से? आपके राज्यपाल की अनुमति के बाद ध्यान रखना, आपके जो धन विधायक प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद। विधान परिषद जो धन विधायक को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? आपके 14 दिन तक। और राज्यसभा कितने दिन तक धन विधायक को अपने पास रख सकती है? 14 दिन तक। यदि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है, धन विधायक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है। और जो धन विधायक होता है, धन विधायक की परिभाषा, धन विधायक की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंदर आपके धन विधायक की परिभाषा दे रखी है। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। मतलब धन विधायक को राज्यपाल की अनुमति के बाद ही आपके विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा? इनका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। और विधान परिषद जो धन विधायक को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? तो 14 दिन तक अपने पास विधान परिषद जो धन विधायक को रख सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर आपके मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ये आपके भाग 3 के अंदर है। भाग 3 के अंदर। और नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 के अंदर है। भाग 4 के अंदर। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नागरिकता ये भाग 2 के अंदर है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। और मौलिक कर्तव्य ये भाग 4(a) के अंदर इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 51(a). तो क्वेश्चन है कि आपका जो भाग 3 के अंदर किसका उल्लेख है? तो भाग 3 के अंदर किसका उल्लेख? आपके मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और नागरिकता भाग 2 के अंदर है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। और आपके मौलिक कर्तव्य भाग 4(a) के अंदर है। और अनुच्छेद 51(a) के अंदर इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर होती है? आपके दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय। कहां पर होती है? कौशल चैम्बर पुस्तकालय के अंदर। और पहली बैठक के अंदर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन पूछ ले, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 के अंदर। इसका आयोजन कहां पर होता है? दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय के अंदर इसका आयोजन होता है। और इस बैठक के अंदर जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष से बनाए गए थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपके अभिव्यक्ति और वाक की जो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19(1) के अंदर इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1), जिसमें आपके भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है 19(1). और आपके ध्यान रखना अनुच्छेद 19 में आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर आपके प्रेस की स्वतंत्रता या वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19(2) के अंदर आपके मतलब कहीं पर भी आपको मतलब सम्मेलन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 3 के अंदर 19(3) के अंदर आपको संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(4) के अंदर है देश में कहीं पर भी घूम फिरने का अधिकार आपको। अनुच्छेद 19(5) के अंदर है, अनुच्छेद 19(5) के अंदर है आपके देश में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो। और अनुच्छेद 19(6) के अंदर आप देश में कहीं पर भी व्यापार वाणिज्य का अपना काम कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 19(1). अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा है इसको जो भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? वो राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल के पास। और कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 174 के अंदर। अनुच्छेद 174 के अंदर राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो किसी मतलब विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपके ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, और हम क्वेश्चनों के माध्यम से जितने कितने भी आपके मौलिक कर्तव्य है, आपके मूल मौलिक अधिकार है, नीति तत्व है, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित जितनी कितनी भी थ्योरी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो आप 42वां संविधान संशोधन 1976 कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हम ध्यान रखना। इसके तहत भारतीय संविधान में आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है? आपके 1978 के अंदर। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 1985 के अंदर। कब होता है? 1985 के अंदर। इसके तहत आपके दल बदल कानून संबंधित है। किन संबंधित है? दल बदल कानून संबंधित है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 को इसको संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? ये क्वेश्चन है। तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है? ये आपको याद रखना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होगा इसका? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के इसके सदस्य, इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? गुलजारीलाल नंदा। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में आपके योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग लेकर आए, उसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है?
नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 के अंदर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। क्वेश्चन पूछ ले कि नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार इसके अध्यक्ष बन चुके हैं? 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो आपके योजना आयोग के अंदर जो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? प्रधानमंत्री आपका पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, वो भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा के उपाय कौन सा है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो काम करने की जो गारंटी का अधिकार है वो देने का काम करता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम आता कब है आपके? 2005 के अंदर। कब आता है? 2005 के अंदर। और इसे हम कहते हैं नरेगा। क्या कहते हैं? नरेगा। और ये संपूर्ण भारत में कब लागू होता है? संपूर्ण भारत के अंदर 2 फरवरी 2008 के अंदर। क्वेश्चन पूछ ले कि आपके ध्यान रखना, जो नरेगा अधिनियम है जो 2005 में आता है उसे संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2008 के अंदर। और इसका नाम कब चेंज किया गया था? इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा है वर्तमान में। क्या है? नरेगा से मनरेगा। ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। तो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम आता कब है? 2005 के अंदर। और इस संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2008 के अंदर। और इसका पहले नाम था नरेगा, वर्तमान में नाम है मनरेगा। और ये नरेगा से मनरेगा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। इसके तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। रोजगार की गारंटी दी जाती है। आपका मतलब इस अधिनियम के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होने के 15 दिन के भीतर आपको काम उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर आपको काम उपलब्ध करवाया जाएगा। और यदि 15 दिन के भीतर काम नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो मौलिक अधिकार, तो मूल संविधान के अंदर आपके कितने मौलिक अधिकार थे? आप मूल संविधान के अंदर 7 आपके मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। और आपका 7वां मौलिक अधिकार जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में था ये आपके? अनुच्छेद 31 के अंदर। पहले आपके ध्यान रखना, जो 7वां आपका मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 21। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 को मौलिक अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A में सामान्य कानून का दर्जा दिया गया। सामान्य कानून का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में आपके ये मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार है, ये वर्तमान आपके मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, ये वर्तमान में एक सामान्य कानून है। क्या है? सामान्य कानून है। सामान्य कानून है। तो क्वेश्चन है कि भाई आपके मौलिक अधिकार में कौन नहीं मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है वर्तमान के अंदर? संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में पूछ ले कितने आपके? 6 है। और 7वां जो मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, इसको आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाकर अनुच्छेद 301 के अंदर सामान्य कानून का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है?
तो संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 32। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 32 के अंदर। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा कहाँ है? मौलिक अधिकारों की आत्मा कहाँ है? मौलिक अधिकारों की आत्मा का, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से मौलिक अधिकार को आपके मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 32 के अंदर। और इसमें आपके जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसी अनुच्छेद के तहत आप 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या करता है? रिट जारी करता है। यह भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 के अंदर। और अनुच्छेद 31 के अंदर पढ़ रखा है कि संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 33 के अंदर मार्शल लॉ का लागू है। अगला क्वेश्चन, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और संविधान के कौन से भाग के अंदर? भाग 4 के अंदर। और कहां से लिए नीति निर्देशक तत्व? कौन से देश के संविधान से ले रखे हैं? आयरलैंड के संविधान से ले रखे हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके किन से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये आपके नीति निर्देशक तत्व संबंधित, किन से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व संबंधित। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो भाग 4 के अंदर। और संविधान के अंदर कुल भाग कितने थे? संविधान के अंदर कुल भाग की बात की जाए, संविधान के टोटल कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। और 22 में से भाग 4 के अंदर किसका उल्लेख है? भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और भाग 2 किस संबंधित है? नागरिकता। और भाग 5 में इसमें केंद्र सरकार या संघ संबंधित है। और भाग 4 का नीति तत्व है। और भाग 3 के अंदर आपके मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग के अंदर है? तो भाग 3 के अंदर। तो ये बात भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन किन अनुच्छेदों के अंदर है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार निहित है? तो मौलिक अधिकार मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार आपके? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे आपके मौलिक अधिकार? मूल संविधान के अंदर 7 थे। मूल संविधान में कितने थे आपके? 7। और संविधान के कौन से भाग के अंदर है? संविधान के कौन से भाग के अंदर है? भाग 3 के अंदर। और मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से ग्रहण कर रखा है? मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका से ग्रहण कर रखा है। कहां से लिए हमने? कौन से देश के संविधान से ले रखे हैं मौलिक अधिकार को? अमेरिका या यूएसए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को हमने कौन से देश के संविधान से हमने ले रखे हैं? तो अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। संविधान के कौन से भाग के अंदर है? तो भाग 3 के अंदर है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और मूल संविधान में कितने थे आपके? 7। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब आपका हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपके ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है वो आपके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर करता है। जो अन्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? करेगा तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर अधिकतम कितने आपके न्यायाधीश हो सकते हैं? 50। 50 में से एक मुख्य न्यायाधीश और 49 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश 49 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश तो आपके उच्च न्यायालय का जो आपका न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति हमेशा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत है, तो संविधान के अनुसार भारत ऑप्शन आपके सामने दे रखे, राज्यों का संघ है, राज्यों का एक राष्ट्रमंडल है, राज्यों का एक परिसंघ है, या राज्यों का एक महासंघ है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने, न्यायाधीश को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन 4 है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो आपके जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो आपका जो भारतीय संविधान द्वारा एक कठिन प्रक्रिया का निर्धारण करता है, क्या करता है? कठिन प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों को जो भारत में जो भारतीय संविधान है हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक कितने वर्ष तक के आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। मतलब भारतीय संविधान के भाग 4A, कौन सा? भाग 4A, और भाग 4A के अंदर आपके भाग 4A के अंदर नीति निरूपक तत्व अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 जिसमें कहा रखा आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से भाग 4A इसमें आपके 11वां मूल कर्तव्य, क्या है? 11वां मूल कर्तव्य जिसमें कहा रखा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान कर रखा है। तो कितनी उम्र तक आपके? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य आपके शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएगा। और कौन सा आपका मूल कर्तव्य है? 11 नंबर आपका मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 एक अंदर भी आपका इसका उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और अनुच्छेद 45 इसमें भी आपके उल्लेख है, शिक्षा का प्रावधान कर रखा है। ये बात भी आपको याद रखना है। कब जोड़ा गया था इसको? 11 मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है राज्य ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा को भारतीय संविधान को कब अपनाया, मतलब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया है? तो संविधान सभा ने जो भारतीय संविधान को जो अपनाया है वो 26 नवंबर 1949। कब अपनाया है? 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान बनकर तैयार हो जाता है आपके 26 नवंबर 1949 को ध्यान रखना। और आपके 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान को लागू किया जाता है। संविधान को
लागू किया जाता है, संविधान को लागू किया जाता है, संविधान को लागू किया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। इस दिन राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया गया था, राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया गया था। और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को स्वीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनाधिकृत सदस्यों से मिलकर बनी होगी। और अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अनुसार कि किसी भी जो आपके राज्य की जो विधानसभा होती है, किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो विधानसभा के अंदर जो आपके अधिकतम सदस्य किसी भी आपके राज्य के अंदर कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 500। अधिकतम विधानसभा कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने होने चाहिए? न्यूनतम 60 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी आपकी राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 60 हो सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ राज्य आपके गोवा के अंदर 32, मिजोरम के अंदर 40 है, सिक्किम के अंदर भी आपके 40 है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और सरकार के शासन को सीमित करने के लिए सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्देशित करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, जिसका उल्लेख करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो आपके आर्थिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा। तो संविधान संसद के कितने भाग है आपके? 2 भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उसको क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। यदि सभापति का पद खाली हो तो उसके जो कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? तो इनके कर्तव्य का निर्वहन राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है आपके भारत के उपराष्ट्रपति? वर्तमान में आपके सभापति कौन है? सीवी राधाकृष्णन। सीवी राधाकृष्णन वर्तमान में आपके भारत के उपराष्ट्रपति है। और राज्यसभा क्या है? सभापति। और वर्तमान में आपके उपसभापति कौन है? आपके उप सभापति राज्यसभा के हरिवंश राय। कौन है? हरिवंश राय। ये आपके दूसरी बार है, लगातार दूसरी बार इनको लगातार चुना गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का जो सभापति होता है, तो सभापति के उपसभापति होता है जो सभापति की भूमिका का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भाग 1 इसमें भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत के 28 राज्य
और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है आपके भाग 1 के अंदर। भाग 3 के अंदर है आपके मौलिक अधिकार और भाग 2 के अंदर है नागरिकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपके वित्त आयोग से संबंध रखता है? वित्त आयोग, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 के अंदर आपके वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग का गठन करता कौन है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के बाद करता है? तो प्रत्येक 5 साल के बाद, प्रत्येक 5 साल के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग के अंदर सदस्य एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? वर्तमान के अंदर 16वां वित्त आयोग है। वर्तमान के अंदर 16वां वित्त आयोग है और 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो आपके राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। और 15वां वित्त आयोग यदि पूछ ले, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? एन.के. सिंह। कौन थे? एन.के. सिंह 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो आपके ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंदर यह वर्णित है कि भाई जिस व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया जाए उस समय के अकॉर्डिंग ही उसको सजा दी जाए। एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। और किसी को भी अपने लिए मतलब वकालत करने के लिए या अपने लिए गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 20 कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? अनुच्छेद 20 के अंदर आपके इस बात का उल्लेख है, किसी को अपने लिए मतलब गवाह देने के लिए बाध्य नहीं करना। अनुच्छेद आपके 16 के अंदर है रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 के अंदर है कानून की समानता। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है? कानून की समानता। अनुच्छेद 20 के अंदर आपके जो किसी को मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा, और जिस समय जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसी कानून के तहत उसको सजा देने का प्रावधान भी अनुच्छेद 20 करता है। और अनुच्छेद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अंदर क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 20 के अंदर केवल शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 18 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा में आपके अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। 250 में से आपके 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित। 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित। और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। और 12 सदस्यों मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और किन किन क्षेत्रों में करता है? आपके शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में आपके 12 सदस्यों क्या करता है? मनोनीत। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यों का सदन है। राज्यों का सदन है। ये भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा क्या है? भंग नहीं हो सकता है। 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए राज्यसभा क्या है? आपका स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? मतलब भारतीय संविधान के ऐसे कौन सी स्थिति के समय आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो आपके आपातकाल के समय, किनके समय? आपातकाल के समय, आपातकाल के समय। तो भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार की आपातकालीन स्थिति का उल्लेख है? आपके 300 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के अंदर है बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण, युद्ध, बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपके अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जो अनुच्छेद 352 के अंदर है, ये आप क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों में लगाया जा सकता है? कोई बात पर बाहरी आक्रमण करता हो, या युद्ध हो, या सशस्त्र विद्रोह के समय। और दूसरा आपका अनुच्छेद 356, इसमें आपके राज्यों में आपातकाल, राज्यों में आपातकाल। और अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 है जो ऐसे जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, और इसमें आपका वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। और आपातकालीन शक्तियां हमने कौन से देश से ग्रहण कर रखी है? तो जर्मनी के देश से। हमने कहां से ले रखी आपातकालीन शक्तियां? जर्मनी के देश से। संविधान के कौन से भाग के अंदर आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है? भाग 18 के अंदर। तो आपके मतलब किन के समय आपके जो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बाहरी आपातकाल की स्थितियां, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति हो, तब आपके मौलिक अधिकारों क्या हो, क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। और निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार देता है? तो आपके स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। इसमें आपके स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, और जिसमें आपके कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और अनुच्छेद आपके 23-24 के अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 25 से 28 तक है आपके धर्म, धार्मिक अधिकार, धार्मिक, धार्मिक अधिकार। और 19 से 22 तक लेकर आपके स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो आपके अनुच्छेद 79 से लेकर, अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक किसका उल्लेख है? इसमें ये संसद संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 से 122। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य संबंधित है? तो आपके अनुच्छेद 51 है, 51 आपके हैं, जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य संबंधित है। और 301 के अंदर आपका संपत्ति का अधिकार रखा गया है। और अनुच्छेद 50 के अंदर है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और अनुच्छेद 49 के अंदर आपके राष्ट्रीय स्मारकों का, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनका संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा क्या है? सभापति के रूप में काम करता है, राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करता है। और इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का संबंधित है? तो आपके ध्यान रखना, जो आपके दे रखा है कि राष्ट्रीय ध्वज, तो इनका हो जाएगा आपका 51A, 51A के अंदर दे रखा है कि जो राष्ट्रीय में, तो जो भी आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय ध्वज है, उनका मान सम्मान करना।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट नहीं है? तो कौन कौन सी जो रिट है आपके, पहली बात आपके जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट जारी की जाती है? 5 रिट। कौन कौन सी आपके? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा जस सोलिए ध्यान रखना, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी नहीं की जाती है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई, मतलब आपके हम यूएसएसआर से कौन सा हमने अधिकार ले रखा है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार कहां से ले रखे हैं? यूएसए के संविधान से। और तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो आज की क्लास में हम भारतीय राज्य संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, वो आप ऐसे जीडीसी एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख के जाना, क्योंकि लास्ट जो हमने भारतीय राज्य संबंधित लास्ट अब मैराथन क्लास ली है जीडी एग्जाम के लिए, उसमें एग्जाम से आपके काफी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और हमारी जिससे हमें और आगे ऐसे आपके लिए मतलब जो क्वेश्चन लाने के लिए उत्साह और जोश मिलता रहे। थैंक यू।